इंडियन सेंट्रल रेलवे ऑपरेशन थिएटर व ओटीए असिस्टेंट यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा 20 जुलाई 2022 को नई दिल्ली रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल के सभागार में ओटीए डे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां ओटीए असिस्टेंट कर्मचारियों व डॉक्टरों ने मिलकर इस कार्यक्रम को मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अमिता जैन एमडी रही, साथ ही डॉक्टर रुस्मा टंडन, डॉक्टर संजीव सिंघल आदि भी सम्मिलित हुए। ओटीए असिस्टेंट कर्मचारियों द्वारा सभी को फूल बुके देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर इनके द्वारा केक काटकर ओटीए डे का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर ओटीए एसोसिएशन के महामंत्री गौरी शंकर, विजय कुमार, राजेश कुमार, यशपाल सिंह, पीताम्बर सिंह, आशा देवी, मीरा वर्मा, मोनिका, रंजीत, श्याम आदि उपस्थित रहे। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट सेंट्रल हॉस्पिटल रेलवे नई दिल्ली से। आदरणीय प्यारे साथियों, आज हम लोग ओटीए असिस्टेंट डे मनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सेंट्रल हॉस्पिटल के अपने एमडी साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें आज ओटीए असिस्टेंट डे बनाने के लिए परमिशन दी और अपना कीमती समय हमें दिया। उसके लिए हम उनके धन्यवाद हैं। अब मैं अपने राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एमडी साहब को और हमारे डॉक्टर रुस्मा टंडन साहब को स्टेज के ऊपर लेकर के आए, ताकि आगे की कार्रवाई हम शुरू कर सकें। एमडी साहब का और डॉक्टर साहब का तालियां बजा करके प्यारे साथियों, आज तक इंडियन रेलवे के अंदर हम लोग ओटीए असिस्टेंट डे मनाते चले आ रहे हैं कुछ समय से, लेकिन सेंट्रल हॉस्पिटल में हम लोगों ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया। आज मैं एमडी साहब का धन्यवाद करता हूं, जिनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि डॉक्टर साहब, सेंट्रल हॉस्पिटल में नर्सिंग डे वगैरह मनाया जाता है, तो ओटीए असिस्टेंट ने क्या गुनाह किया है। तो उन्होंने कहा, गौरी शंकरी, हमको इस विषय में मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप कब मना रहे हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, समय बहुत कम है, कल का दिन है 20 जुलाई। उन्होंने कहा बिल्कुल मनाइए, और डॉक्टर रुस्मा टंडन साहब तैयार हो गई, डॉक्टर सिंघल साहब तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई भी सेवा है उसके लिए हम तत्पर तैयार हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तिवारी साहब भी आज मौजूद हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज तक मेरी सर्विस के दौरान जो भी कार्यक्रम हुए उसमें वो असमर्थ रहे हमारे को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन आज ओटीए असिस्टेंट डे के मौके पर हमें प्यार देने आए हैं, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। प्यारे साथियों, आज मैं चाहता हूँ कि हमारे साथी एमडी साहब को और सभी को जो भी फूलों का एक तोहफा है वो देने की कृपा करेंगे। साथियों, आप लोगों ने ओटीए असिस्टेंट ने सबने मिलकर यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। आज ओटीए असिस्टेंट डे मनाया जा रहा है। ओटीए असिस्टेंट डे, ओटीए असिस्टेंट के बारे में कहा जाए तो इनकी जॉब कितनी सेंसिटिव है, मेरे ख्याल से सबको पता है, डॉक्टर्स को भी पता है। डॉक्टर तो सिर्फ अपना काम करते हैं, पेशेंट को देखा, ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद उसको ओटीए असिस्टेंट के हवाले छोड़ दिया। जो सर्जरी करी उस सर्जरी को सक्सेस बनाने का काम ओटीए असिस्टेंट का होता है। अगर आपने डॉक्टर की सर्जरी के बाद पेशेंट को अच्छी सी ड्रेसिंग करके, अच्छे से उसके स्टिचेस का ध्यान रख के और प्रॉपर उसका
मैनेजमेंट करके कि उसको डायबिटिक है या नहीं है या किस तरीके से उसको रिलीफ मिलना चाहिए, वो इलाज आप ही करते हैं। और आपके इलाज के 15 दिन के अंदर पेशेंट ठीक होकर घर चला जाता है। तो ये डॉक्टर से कई गुना ज़्यादा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद फिट करने का। तो कहीं भी आप लोगों का योगदान कम नहीं है इस मामले में। आज मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहूँगा। ओटी असिस्टेंट को पहले कोई नहीं जानता था। 1978 के अंदर जब मैं सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर आया तो ओटी असिस्टेंट की कोई पूछ नहीं थी। इस विषय में हमारे डॉक्टर लखटकिया साहब हुआ करते थे, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने हमें बहुत प्यार किया और हम कुछ कदम आगे बढ़े। उसके बाद में डॉक्टर बैदल साहब थे, उन्होंने भी हमें बहुत प्यार दिया और हम कुछ आगे बढ़े। उसके बाद आज जो ओटी असिस्टेंट की ताकत और प्यार और ओटी असिस्टेंट डे मनाने जा रहे हैं, इसका सारा श्रेय डॉक्टर सिंघल साहब को जाता है, जिन्होंने आज हमारे को इस मुकाम पर लाके खड़ा किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज दो प्यार भरे शब्द हमारे ओटी असिस्टेंट के लिए डॉक्टर सिंघल साहब, एमडी साहब, डॉक्टर दुष्मर्दन साहब बताएं और दें। आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर सिंघल साहब। अगर कभी आप लोगों को अपनी हिंदी क्लास याद आए बचपन की, तो उसमें एक अतिशयोक्ति अलंकार हुआ करता था। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है वो समझने के लिए गौरी शंकर जी की बात सुन लिया करेंगे। बहुत पढ़ा चढ़ा के बोलते हैं हर बात को। देखिए, ओटी असिस्टेंट और ड्रेसर हमारे यहाँ एक ही मेरे ख्याल से वर्क प्रोफाइल में चलते हैं। और कम से कम सर्जिकल साइट्स के लिए तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये टीम वर्क है। और ओटी असिस्टेंट न केवल बाद में, बल्कि सर्जरी के पहले, सर्जरी के साथ और सर्जरी के बाद, तीनों ही हिस्सों में हमारे साथ होते हैं। और इसमें ये कहना कि किसका क्या रोल है, सबका मिला जुला रोल है। जब मरीज को पार्ट प्रिपरेशन के लिए भेजा जाता है, अगर वो अच्छे से नहीं हुआ, उसमें 20 कट लग गए तो इन्फेक्शन हुआ ही हुआ, फिर आप कितने बड़े सर्जन को बुला लीजिए। उसके बाद जब मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसकी ड्रग्स बनाई जाती हैं, तभी ओटी असिस्टेंट काम में आता है। मरीज की मॉनिटरिंग चल रही होती है केस के बीच में, तभी ओटी असिस्टेंट काम में आता है। मरीज निकलता है, पट्टी होती है, ड्रग्स मिलती हैं, उसमें आता है, वार्ड में जाता है, वहाँ भी पट्टियाँ होती हैं। तो ये टीम वर्क है और इसके अंदर सबका बहुत ज़रूरी रोल है। तो लेकिन आज मैं आपकी ये तारीफ करने नहीं आया हूँ कि ओटी असिस्टेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत सबको मालूम है बहुत ज़रूरी है। आप अपने फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं? दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि नौकरी लग गई, निकलने के चांसेस बहुत कम है, 30-35 साल काटो और फिर चले जाओ। कुछ काम जो हो रहा है वो करते हो, वो पर्याप्त नहीं। आपको आज जमाना स्पेशलाइजेशन का आ गया है। कोई आदमी डायलिसिस टेक्नीशियन है, कोई आदमी स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन है, तो कोई आदमी ईसीजी टेक्नीशियन है। वो एग्जैक्टली वही टेक्नीशियन नहीं है, वो भी शायद सेम ग्रेड में होगा। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि आप अपने अपने एरिया में, या इवन कोई आदमी सियाम में महारत हासिल कर लेता है, तो आप अपने काम के साथ साथ कोई भी एक ऐसा एरिया जिसमें कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए, उसको पकड़ें। कुछ भी अच्छा करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा लीक से हटके करनी पड़ेगी। रूटीन काम सबको करना पड़ेगा, उसके आगे कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो उसके आएगा सीख लेंगे तो आपकी मार्केट वैल्यू जिस दिन आप बाहर निकलेंगे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट के किसी भी हॉस्पिटल से 20 गुना ज़्यादा है। पर वो एक्सपीरियंस 20 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल के एक्सपीरियंस को 20 बार दोहराया गया है, ये फर्क है। अगर आप पहले साल में अटके पड़े हैं, जो पहले साल में सीखा था वही किए जा रहे हैं बार बार, तो आप वहीं रह जाएंगे। अपने आप को अपने लिए, और अपने लिए करेंगे तो मरीज और ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप फायदा हो जाएगा। अपने आप को कोई महारत दीजिए, वो आपको इज्जत दिलाएगी जब आप यहाँ पर होंगे और पैसे दिलाएगी जब आप रिटायर होंगे। ये मेरा आप सब लोगों को एक सुराहा संदेश है। इसके लिए किसी को कोई ट्रेनिंग करनी हो, स्पेशल कोई चीज़ सीखनी हो, तो आप बारी बारी
से। देखिए आप सोचेंगे एक साथ 6 लोग चले जाएंगे, नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार में एक जाएगा 3-4 महीने के लिए जाएगा, फिर लौट के आ जाएगा, फिर एक जाएगा, तो आपस में तय करके अपनी सिचुएशन में बनाएं और कुछ अपने को ट्रेन करें। कुछ ट्रेनिंग्स आपको हॉस्पिटल में भी मिलेंगी और अपने आप को एक स्पेशलिस्ट बनाएं। ये मेरा आप लोगों से संदेश। थैंक यू। डॉक्टर सिंघल ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कह दिया है आप लोगों की ड्यूटीज़ के बारे में और आप जो काम करते हैं, पर मैं एक चीज़ सिर्फ आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे पीताम्बर जी थे या अब श्याम हैं, ये लोग आई डिपार्टमेंट में हैं, राजेश ENT डिपार्टमेंट में हैं, त्रिपुरारी जी बहुत टाइम से कैजुअल्टी में हैं, इन लोगों ने एक मिसाल कायम करी है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट का कोना कोना एक एक आइटम एक एक चीज़ को, यशपाल जी जैसे डेंटल में थे तो वो इतनी अच्छी तरह से उसको डॉक्टर या सर्जन से ज़्यादा अच्छे से जानते थे। ऐसे लोग जो इतने डेडिकेटेड होते हैं, सब लोग, और मीरा जी हमारी पूरा स्टेलाइजर रूम OT का संभालती हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो उनसे पूछते हैं तो तुरंत उनको पता होता है कि वो कहाँ है। तो ये सर्जन के लिए या डॉक्टर के लिए बहुत बहुत बड़ी मदद होती है कि इसके लिए हमें पता है, हम डिपेंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक OT असिस्टेंट है जो ये स्पेशलाइज चीज़ को करेंगे। जब जगनारायण को रूम में थे तो वो वहाँ अच्छा काम करते थे, अब वो हर आदमी जो है, तो ये आप लोगों की खूबी है। जब आप अटेंडेंट से OT असिस्टेंट बन जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा और कुछ स्पेशलाइज चीज़ हमको देंगे जो हमको अपने फाइन और हाईली स्किल्ड काम में काम आए। तो ये चीज़ ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बाकी जो सीनियर्स हैं उनसे कहूँगी कि आप अपने जूनियर्स को इसी लाइन पे ट्रेन करें। ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी जरूर हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ भी OT टेक्नीशियन यदि एक जना स्किल्ड पर्सन उन लोगों को इसी स्किल्ड तरीके से ट्रेन करें तो वहाँ भी ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप हमारे लिए हॉस्पिटल के लिए एक एसेट बन सकें। बाकी तो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोगों को OT असिस्टेंट डे की बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे याद है कि जब मैं इस हॉस्पिटल में आई थी तो ड्रेसिंग रूम में, मेल ड्रेसिंग रूम में और फीमेल ड्रेसिंग रूम में हर न्यू ईयर पे एक पार्टी होती थी। और वो क्यों ख़त्म हो गई, कैसे ख़त्म हो गई, आई डोंट नो, पर एक ओकेजन होता था, हम लोग सब ड्रेसिंग रूम में जरूर जाते थे, OT असिस्टेंट से और ड्रेसर से ज़रूर मिलते थे और बहुत एक खुशी का माहौल होता था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग सब बहुत अच्छा काम करेंगे और ये खुशी का माहौल बना रहेगा। थैंक यू। MD मैडम को आमंत्रित करना चाहूँगा कि MD मैडम आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर रुश्मा, डॉक्टर सिंघल, डॉक्टर तिवारी, गौरी शंकर जी, यहाँ उपस्थित सभी OT असिस्टेंट्स और स्टाफ मेंबर्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको शुभकामना देना चाहती हूँ आज के OT असिस्टेंट डे पे। और गौरी शंकर जी की आभारी हूँ कि उन्होंने हमें बताया कि ऐसा भी कोई डे होता है, तो हम इसके लिए हम तुरंत तैयार हो गए। हमने कहा चलिए बाकी सब जब डेज मनाए जाते हैं इस अस्पताल में तो इस डे को भी मना लिया जाएगा। और आप सब एक तरह से मैं कहूँगी बैकबोन हो इस हॉस्पिटल के, क्योंकि जो भी काम सर्जन करता है वो अधूरा रह जाएगा अगर आप उसको आगे बढ़ के उसको पूरा नहीं करोगे। और एक मिसाल जैसे कि सबको पता है पीताम्बर जी रहे हैं, हम लोग तो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे उनके ऊपर, चाहे वो फेको मशीन को लगाना हो, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को सबको वो एक दिन पहले साफ सफाई कर लेते थे, सारे आई के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स का वो सारा ध्यान रखते थे। किसका सेट में अमिता जैन का ये सेट है, ये डॉक्टर चौधरी का सेट है, ये फलाने का सेट है, वो सारे सेटों को सबको एकदम तैयार रखते थे। हमें किस तरह का इंस्ट्रूमेंट चाहिए था वो उन्हें पता था। कभी कभी फेको मशीन भी बीच में बंद हो जाती थी तो वो भी उन्हें आता था कैसे उसको दोबारा से सेट कर दे ताकि ऑपरेशन आधे अधूरे में हमारा रुक ना जाए। और आप सब लोगों ने कोविड के दौरान भी काफ़ी अपना सहयोग दिया है, चाहे आप लोगों ने कैजुअल्टी में रैट टेस्ट आप लोगों से करवाया गया था। शुरू में तो आप इसके लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन आप सबने कोविड के दौरान इसका भी काफ़ी योगदान दिया है, जिसकी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने कोविड वार्ड्स में भी काम किया था और जैसा कि डॉक्टर रुश्मा एंड डॉक्टर वो कर रहे हैं, हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिया हॉस्पिटल में। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम न्यू OT असिस्टेंट्स के लिए ऑलरेडी हो चुका है और हर महीने अब से ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। और केवल हॉस्पिटल के OT असिस्टेंट्स के लिए नहीं, केवल हम दूसरे डिवीजन के लोगों के लिए भी कर रहे हैं, तो ताकि सारे डिवीजन के लोग एक
लेवल पे आ जाएं जो कि ये सीएमडी मैम चाहती हैं, और ये हमने सब काम शुरू भी कर दिया है। और आगे मैं चाहूँगी आप सब लोग सेवा भावना से मरीजों की सेवा करें और अपना योगदान देते हैं। थैंक यू। गौरीशंकर जी, देखा जाए आज जो है ओटी असिस्टेंट सेलिब्रेशन डे मनाया जा रहा है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। यहाँ पहली बार ऐसा मनाया गया, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपके माध्यम से की गई है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, माध्यम तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर रेलवे में ऐसी जागरूकता थी नहीं। बाकी CGHS वगैरह में, एम्स में, चंडीगढ़ एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर वहाँ हमारे ओटी असिस्टेंट भाई मनाते थे, लेकिन रेलवे में कोई इस चीज़ को जानता ही नहीं था कि ओटी असिस्टेंट हमारा ओटी असिस्टेंट की कैटेगरी हमारी कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ से क्या हुआ। इसका बहुत लंबी चर्चा है जो इसमें मैं आपको पूर्ण विषय में नहीं बता सकता। सूक्ष्म शब्दों में आप बता सकते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे? इतना मेरे को ध्यान है, जो मैंने पढ़ा है और नेट पर देखा है। हमारे एक अंग्रेज से बाहर के देश का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वहाँ पर जंगल में किसी को चोट वगैरह लग गई थी और उसको काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, तो उनके दिमाग में आया, उन्होंने ड्रेसिंग की पट्टी वगैरह को, धोती वगैरह को गर्म पानी में उबाल करके, बॉइल्ड करके, स्टरलाइज करके उसकी ड्रेसिंग की थी। उस माध्यम से उस दिन के बाद में जो ये प्रथा चलती शुरू हुई है और अग्रसर बढ़ती गई है, वो स्टरलाइजेशन वहाँ से शुरू हुआ है। तो आज के दिन देखा जाए तो तमाम जो है जितने भी ओटी असिस्टेंट हैं, डॉक्टर हैं या इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सब इसको सेलिब्रेट करता है। तो क्या ये निरंतर चलता रहना चाहिए प्रतिवर्ष? मैं तो चाहता हूँ, देखिए मैं तो सेवानिवृत्त हो गया हूँ, लेकिन सेवानिवृत्त मैं रेल के कार्य से हुआ हूँ, अपने मेडिकल से नहीं हुआ हूँ। क्योंकि मेडिकल के अंदर जो भी कार्य करता है उसको इतना पता है कि हमें किसी की सेवा करनी है, और मेडिकल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर हमको सेवा करने के उपलक्ष्य में या उसकी बजाय हमारे को सैलरी मिलती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जिसके अंदर कोई सेवा करता हो और उसको सैलरी मिलता हो। गौरीशंकर जी, जिस तरीके से ओटी असिस्टेंटों की मांग चली आ रही है वेतन मान को लेकर, क्योंकि ये ओटी असिस्टेंट एक ऐसे विभाग है या ऐसा डिपार्टमेंट है, ये कभी भी अपनी मांग को लेके अधिकारियों के पास में या रोडों पे नहीं उतरता, बाकी रेलवे के सारे डिपार्टमेंट उतरते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। रेलवे के अंदर जितने भी हमारे ओटी असिस्टेंट भाई हैं, वो सभी क्लास 4 से प्रमोशन लेकर के ओटी असिस्टेंट बने हैं। उन्होंने परेशानियां देखी हैं, मजबूरी देखी है। अगर वो स्ट्राइक करते तो हमारे रेल परिवार के मरीज जो अस्पताल में एडमिट होते हैं उनकी सेवा कौन करेगा। इसलिए ओटी असिस्टेंट ने कभी भी स्ट्राइक करने के लिए ना सोचा है, ना सोचेगा और ना कभी स्ट्राइक करेंगे। सिर्फ अपने भाइयों की, अपने परिवारों की तन मन से सेवा करते रहेंगे, और आज रिटायर होने के बाद भी मैं अपने सेवा कार्य से पीछे नहीं हूँ। ठीक है, हो गया सर।